सो हेलो दोस्तों, वेलकम आपका आज के इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर बीएचयू बीकॉम क्वेश्चन पेपर विद आंसर। डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है वन लाइनर उसको हम डायरेक्ट समझेंगे और हटाएंगे, और जो लॉन्ग है और समझने लायक है उसका हम अलग से वीडियो बना के अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट होता है 34। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डिप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब देखिए कुछ मेथड्स हैं डिप्रिसिएशन के, तो इसमें पूछा गया है कि कुछ मेथड्स में से कौन सा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं फॉर्मूलाज, उसको हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ द असेस्ट प्लस लाइफ ऑफ द असेस्ट रिजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द असेस्ट माइनस रिजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड life of the assest in year, cost of the assest plus residual value, estimated life of the assest in year, cost of the assest, estimated life of the assest in year। हिंदी में अगर हम समझे तो नियत क्रय पद्धति के अनुसार, ठीक है, पद्धति के अनुसार वार्षिक मूल्य ह्रास की गणना का सूत्र है। तो यहाँ पे दिया हुआ है संपत्ति का मूल्य प्लस संपत्ति का जीवन काल अवशिष्ट मूल्य, उसके बाद संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य, और संपत्ति का अंकलित जीवन काल वर्षों में, या संपत्ति का लागत प्लस अवशिष्ट मूल्य अपान संपत्ति का अंकलित जीवन काल वर्षों में, संपत्ति की लागत संपत्ति का अंकलित जीवन काल वर्षों में। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। कुछ इसके जो फार्मूलाज हैं और इसमें जैसे कुछ मेथड हैं डिप्रिसिएशन जानने के, ठीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है सेकेंड वाला, यानी कि कॉस्ट ऑफ द असेस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेस्ट इन ईयर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है ये आप बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ मशीन वॉज परचेज फॉर 4000 एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इट विल वर्क फॉर 3 years एंड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी 32। फाइंड out the rate of depreciation if depreciation is calculated of diminishing method। अब diminishing method यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड आ गया, तो आपको यही करना है कि यहाँ पे समझना है। अगर तो हमें ऐसे भी समझते चलना है कि हाँ पहले वाले में कौन सा मेथड था, पहले वाले में आपका था फिक्स इंस्टॉलमेंट, और सेकंड वाले में कौन सा मेथड है, कैलकुलेटेड डिमिनिशिंग मेथड। तो यही है, इस तरह से आप अगर समझेंगे तो जल्दी से आसानी होगा समझने में, ठीक। एक मशीन रुपये 4000 क्रय किया था, मशीन के अनुपातिक जीवन काल 3 वर्ष है, जीवनादि के अंत में 32 रुपये अवशिष्ट मूल्य प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मूल्य ह्रास दर की गणना ह्रास शेष पद्धति के अनुसार लगाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो 80% प्रतिवर्ष वाला हिसाब है पर एनम वाला, वो होगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट कैन बी अनडिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, राइटिंग ऑफ मशीनरियस एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड या इशू ऑफ बोनस शेयर। अब यहाँ पे हिंदी में भी समझने ज़रूर, पूंजी भुगतान संचय खाते का प्रयोग किया जाता है। पूंजी भुगतान संचय खाते का प्रयोग किया जाता है हानियों को अपलिखित करने के लिए और विविध खर्चों को अपलिखित करने के लिए, लाभांश भुगतान के बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूंजी भुगतान संचय आपने पढ़ा होगा, पूंजी भुगतान संचय का प्रयोग अब यहाँ पे पूछा है किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हानियों को अपलिखित करने के लिए, मुझे ये नहीं लगता कि सही होगा। विविध खर्चों को अपलिखित करने के लिए नहीं, लाभांश भुगतान करने के लिए या बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। तो यहाँ पे लाभांश नहीं होगा, बोनस अंशों का, जी हाँ यही इसका सही आंसर होगा, यानी कि आपका लास्ट 4 वाला बोनस अंशों का निर्गमन के, ठीक, इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक, इसका उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। अब फॉरफिटेड शेयर कहाँ पे ट्रांसफर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या जर्नल रिजर्व, या सेक्रेट रिजर्व अकाउंट। जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्माण पश्चात जब्त अंश शेष संपादित कहाँ पे किया जाता है, लाभांश नियोजन खाता, पूंजी कोष खाता, सामान्य कोष या गुप्त कोष खाता। क्यों, किसका जो सही आंसर है वो है पूंजी कोष खाता में, यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, इसका जो मतलब है कि जब हम अंशों को जब्त किया होता है पुनर्निर्माण के पश्चात जब्त अंश को कहाँ पे हम हस्तांतरित करते हैं, तो पूंजी कोष खाता, इस तरह राइट आंसर होगा। डिबेंचर कैन बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल कन्वर्टिंग इनटू शेयर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही है कि डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड, यानी कि हिंदी में समझे तो ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, ठीक, शोधन किया जाता है, लाभ से भी, अंश परिवर्तन से भी, पूंजी से भी, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक्स कंपनी एलटीडी परचेज असेट्स वर्थ 28,80,000। द कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ ₹44% डिस्काउंट। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू ऑफ वेंडर ऑफ असेस्ट आर। यहाँ पे अच्छे से हम समझ लें कि एक्स कंपनी लिमिटेड ने 28,80,000 संपत्ति, अब ये यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, इस
यहाँ पे दिया है परचेज का, ठीक है, खरीदा है, और अमाउंट जो है 100 है, ठीक है, 100 वाले, ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, संपत्ति विक्रेता जो ऋण पत्र निर्गत किए हैं वे हैं। अब कितना अमाउंट है, तो इसका जो सही आंसर वो बता दो, 30 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस ओवर विच स्टेट अ प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी cumulative participating and non-convertible, non-cumulative and non-participating, cumulative non-participating and non-convertible, non-cumulative participating and non-convertible। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूर्वाधिकार अंश को हमें माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक पूर्वाधिकार अंश यानी कि जो शेयर होल्डर से पहले वाला, दो प्रकार के हैं यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे दिया संचय भागीदारी अपरिवर्तन, असंचय भागीदारी या संचय भागीदारी अपरिवर्तनशील, संचय भागीदारी एवं परिवर्तनशील। जब तक अन्यथा ना कहा जाए एक पूर्वाधिकार अंश को हमें माना जाता है। तो देखिए वो होता है क्युमुलेटिव, ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक। तो आपका 3 होगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, T1 क्वेश्चन इसमें आया नहीं PDF में, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑन द पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स या नॉन ऑफ दीज। बोला है संयुक्त जीवन बीमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। संयुक्त बीमा पत्र को हस्तांतरित किया जाता है, बीमा पत्र को उसको हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। अब ये कब बनता है ये भी हम अगर समझें तो देखिए ये बनता है जब कोई भी नया जो है नया साझेदार आता है, ठीक, संयुक्त जीवन बीमा पत्र कोष। अब देखिए यहाँ पे दिया अवकाश ग्रहण वाले विद्यमान साझेदार या सभी साझेदारों इनमें से कोई नहीं, बट इसका जो सही आंसर है सभी साझेदारों में बनता है, ठीक है, सबका बनता है। जब कोई प्रवेश लेता है तो कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो उसमें ये भी एक शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, X, Y and Z आर पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट रेशियो, profit and losses in the ratio of 1/5, 1/3 and 7/15 respectively. Z retired and his share was taken by X and Y in the ratio 3 and 2. What will be the new ratio? अब नए लाभार्थी अनुपात बताना है, नया अनुपात क्या होगा। X, Y, Z साझेदार हैं जो लाभार्थी का वितरण क्रमशः 1/5, 1/3 और 7/15 के अनुपात में करते हैं। Z अवकाश रहता है, उसके हिस्से को XY ने 3:2 के अनुपात में दिया है, तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 2 इस राइट आंसर होगा। बाकी सब तो आप जानते हैं, कैलकुलेशन 12 में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डेबिटेड ट्विस इन द पासबुक व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक इज शेयरिंग पॉइंट दैट 1000 will be debited, 1000 will be added, 2000 will be debited या 2000 will be added। यहाँ पर यह पासबुक 1000 पासबुक में 2 बार क्रेडिट किया गया है, 1000 रुपया। सही आंसर है सेकेंड वाला, यहाँ की एक बार जब हम ऐड कर देंगे तो बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो 2000 क्रेडिट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज ₹8,500, 4,500 इज in the cash book as paid into bank but not credited by the bank. The bank passbook balance is रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक शेष 18,500 है, रोकड़ पुस्तक में 4,500 बैंक जमा के रुपये प्रविष्ट किए गए हैं, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। पासबुक में क्या शेष होगा। सिंपल आंसर है और बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए हिसाब, उसके बाद इसमें से आपको मैं बता दूँ, देखिए बोला है कि बैंक से इसमें 18,500 रुपया है आपका, फिर रोकड़ पुस्तक में आपका 4,500 रुपया है। तो पूछा है कि आगे की प्रविष्टि क्या जाएगी, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है तो पासबुक में कितना शेष होगा। अब हम जानते हैं एक सीधा हिसाब इसमें बन रहा है, इसलिए मैं बता दूँ राइट आंसर होगा 14,000, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम को, क्या वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बोलते हैं, या स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया। सीधी बात है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मेक इन इंडिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फुल फॉर्म IGP का, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, यूपी खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हेल्थ सिंह अपेक्ट फैसिलिटेट ऑनलाइन सेलिंग विद। अब यहाँ पे पूछा है कि मतलब कि खादी जो काम होते हैं, इंडस्ट्री ग्रामीण उद्योग जो है गांव के, यूपी के गांव के, उनमें जो ऑनलाइन सेलिंग है वो बढ़ाने के लिए कौन सा इनमें से किया गया है, हिंदी में समझ देते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड ने ऑनलाइन बिक्री हेतु किससे संधि की है, यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजॉन या स्नैपडील, तो इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन, अपनी दुकान, ठीक। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एंड 18-19 व्हेन हिज हर इनकम एक्सीड। एक व्यक्ति वर्ष 2017, 18 एवं 18-19 में आयकर देगा जब उसकी आय अधिक होगी। अब यहाँ पे बोला है कि 2017, 18 और 18-19 में आयकर देगा, उसकी आय अधिक होगी कितने में से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जब 2.5 लाख से अधिक होगी तब, ये था 2018 में, अब इसमें चेंजिंग्स आए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल इज़। अब यहाँ पे GST काउंसिल जो उस समय थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन थे वहाँ उस समय। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
3 पे जो दिए हैं अरुण जेटली इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, और जो इस समय है उनका आप बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स, अपना नाम भी हैशटैग में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे NSE 50 इज़ नाउ रीनेम्ड एज S&P पिक्सन निफ्टी या डॉलेक्स या BSE सेंसेक्स या फिर BSE 200। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि NSE का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, यानी कि S&P CNX निफ्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द चेयरमैन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन इज अनूप सिंह, NK सिंह, अरविंद मेहता या शक्तिकांत दास। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये 52 का हम आंसर दे देंगे, बाकी सब आगे चलेगा। तो यहाँ की जो सही आंसर है वो है आपका अनूप सिंह। ओके, यहाँ पे ये सब कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट कमेंट एंड सब्सक्राइब। जो मैंने छोड़ा है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है तो आप उसे ज़रूर बताइए जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्योंकि इंगे जब आप वैल्यू देंगे तभी आपको ये प्रॉफिट ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पता है क्या करना है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।